बस ना बेटा, 5-10 मिनट। चलो 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 बाहर चलो, चलो बाहर चलो। ये भैया किसको? हेलो, हाँ जी, सभी को नमस्कार। और जितना जोर से उठाओगे ऐसे ऐसे 7वें दिन तक उड़ जाएंगे। ये माइक सामने है, ऊपर करके हेलो, हाँ जी, बोलिए। तो ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे रूट और फ्रूट पे। तो हमने कहा कि रूट, सुख दुख जो है रूट और फ्रूट है। एक बार ये रूट कहाँ से आ रहा है, फ्रूट कहाँ से आ रहा है? तो हमने कहा कि स्वीकृति और अस्वीकृति के साथ में सारा खेल जुड़ा हुआ है। तो शिविर के पहले कुछ चर्चा हो रही थी कि ये निरंतर कैसे होगा, ये तो अभी ठीक नहीं लग रहा है। तो गलत और सही को अभी नहीं देख रहे हैं, अभी केवल क्रिया देख रहे हैं क्या घट रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जिस क्षण मैं कोई चीज को स्वेच्छा से स्वीकारता हूं वो सुख है, जिस क्षण कोई चीज को मैं स्वेच्छा से नहीं स्वीकार पाता हूं वो दुख है। इसको अपने में देख लीजिए। और कोई चीज, कोई स्थिति में ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको शेयर कर सकते हैं। है कोई असहमति? हम बार बार ये देख रहे हैं कि मानव के, सभी मानव के ऊपर कोई एक नियम काम कर रहा है, उसको बार बार जांचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अपन ने पहले भी चर्चा किया, अच्छा ये नियम मुझको मुझ में दिखाई देगा कि दूसरे में दिखाई देगा? जब मुझ में दिखाई देगा तब सब में दिखाई देगा, दूसरे में दिखाई दे जाएगा फिर मुझ में दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बोर्ड पे लिखा है उस साइड में, समझना स्वयं में होता है। क्योंकि जब मैं खुद में देख रहा हूं तो मुझको दिख रहा है कि हाँ, जब मैं स्वेच्छा से स्वीकारता हूं, मैं बहुत सारे कोई फॉर्मुलेशन बना लेता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे को मुझ में दिख जाता है कि ऐसी हो रहा है, तो आप में भी वैसी हो रहा है। हाँ जी, इसमें कोई असहमति हो बोलिए। सारी दुनिया के सभी लोगों का सुख दुख का स्वरूप एक ही है, उसके सुखी दुखी होने का नियम एक ही है। जिस क्षण स्वीकार पाते हैं सुखी होते हैं, नहीं स्वीकार पाते हैं दुखी होते हैं। इसमें कोई ऐसी परिस्थिति जब आपको लगता है कि नहीं नियम काम नहीं कर रहा है तो बोलिए। हाँ जी, माइक। जी नमस्ते। अभी जैसे एक एग्जांपल आया कि मेरे हस्बैंड, मतलब कोई भी वाइफ का या हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर मालूम चलता है, तो इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कैसे खुशी मिल सकती है? हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे यही तो दुख है। नहीं, अगर मैं दूसरे के हस्बैंड का हो जाए? नहीं, मैं एक्सेप्ट कर भी लिया, मान लीजिए मैं मान लिया कि भाई मेरे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो इसमें मुझे कैसे खुशी मिलेगा? हाँ, तो नहीं मिलेगा ना, ये तो कह रहा हूँ, स्वीकार नहीं हो रहा है इसलिए नहीं मिलेगा। नहीं, अगर स्वीकार लिया तब और भी? ऐसे भी एग्जाम्पल है जहाँ पत्नी ने अपने पति की शादी अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरी महिला से भी कराई, और ऐसा करा के वो खुश है। नहीं, वहां पर उसको एक्सेप्टेंस है, कोई रीजन रहा होगा, जी जी, कोई रीजन रहा होगा जी। तो इसका मतलब है कि यदि मेरी स्वेच्छा है उसमें जी, तो मेरे को वो भी ठीक लग रहा है, सही। और यदि वो मेरे को स्वीकार नहीं हो रहा है तो दुख है।
तो सारा खेल अभी क्या चेक, सही गलत को चेक नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इतना ही चेक कर रहे हैं कि जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, और अगले क्षण अस्वीकृति हो गई तो वही दुख। इसको चेक कीजिए। और ज्यादा अच्छा होगा अपने साथ घटी घटनाओं को लाएं। दूसरे का एग्जाम्पल लेके आते हैं, हमको उतना ऑब्जर्वेशन नहीं आता है। ऑब्जर्वेशन आप अपने एग्जाम्पल में कर पाएंगे। हाँ जी, असहमत होने का प्रयास करें। कोई ऐसी सभा मिलेगी जहां बार बार ये कहा जाए असहमत होने का प्रयास करें? कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें ये नियम लागू नहीं हो रहा है। मतलब कोई सिचुएशन ऐसी जहां आप अस्वीकार करके सुखी हो रहे या स्वीकार के दुखी हो रहे। हाँ जी, पीछे माइक, आगे माइक। माइक। ये तो एक गंभीर विषय है, इतनी आसानी से इसमें चर्चा नहीं की जा सकती है। ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय? गंभीर गंभीर, इतनी आसानी से इसमें चर्चा नहीं की जा सकती। थोड़ी देर देख के सुन लो, समझ में आ जाएगा। सुन तो रहा हूँ मैं, और क्या? तो सुन ही रहा हूँ। कुछ गंभीर नहीं है, समझ में आता है तो आसान ही है, नहीं समझ में आता है तो गंभीर ही है। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। हाँ, जैसे भैया एक उदाहरण है, हम लोग अपनी बेटियों को ये स्वीकार के शादियां करते हैं कि हमें शादी करनी है, लेकिन जब विदाई करते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। हो, आप ही बताओ क्यों होता स्वीकृति है लेकिन दुख हुआ। हाँ, क्यों स्वीकृति है और क्यों अस्वीकृति है, दोनों बताओ। स्वीकृति तो है ही नहीं, मतलब जाने के बाद बेटी को भेज के दुख होता है, भले ही लगता अपने घर जा रही है, वो दुख क्यों हो रहा है? भेज रहे हैं, वो दुख क्यों हो रहा है? पराये होने का सेंस आ जाता है, लगता है पराई हो गई है। ले लो, अपनी स्वेच्छा से भेजी है और पराई हो गई है। हमारी तो भाषा भी तो ऐसी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन बेटी का शादी होना ही था, उसकी स्वीकृति भी है, लेकिन बेटी के साथ जो रोजमर्रा के जीने की खुशी थी, जो बेटी आपके घर में थी, अब कल से वो बेटी आपके घर में नहीं रहेगी। बच्चा हॉस्टल में जाता है, हॉस्टल में हम ही स्वेच्छा से भेजते हैं कि उसके फ्यूचर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए बेहतर होगा, लेकिन जो बच्चा अपने से दूर जाता है तो लगता है कुछ परेशानी भी होगी और बच्चा दूर जाएगा, उसके लिए अस्वीकृति भी है। बच्चा पास रहे इसके लिए स्वीकृति भी है, बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा हो इसके लिए भी स्वीकृति है। तो बच्चे का फ्यूचर इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको अपने पास रखने वाली स्वीकृति को नलीफाई करते हैं। हाँ जी, एंग्जाइटी क्या होता है? प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, या उस समस्या से मैं परेशान हूँ और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, एंग्जाइटी आ रही है मुझे। मैं एंग्जाइटी को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, स्वीकृति तो नहीं दे सकता कि हाँ आ रही है तो आ रही है। नहीं, इसलिए नहीं, स्वीकार नहीं हो रहा है, यही दुख है। आपको अपने भीतर स्थायी स्टेबिलिटी स्वीकार है कि अनस्टेबिलिटी स्वीकार है? ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ही स्वीकार है। इसलिए वो जो ऊपर नीचे हो रहा है वो आपको स्वीकार नहीं होता है, इसलिए दुख है। हाँ जी, स्वीकृति में सुख है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर अस्वीकृति में भी सुख हो सकता है। जैसे मैं एक डिनर में गया और सारा नॉन वेजिटेरियन। एक मिनट, हाँ जी, सभी को ध्यान से सुनना है, उत्तर आपको देना है,
देखते हैं कितने लोग देते हैं। एक डिनर में गया, हाई फ्लोन बैंक्वेट था, उसमें सब कुछ नॉन वेजिटेरियन था, मैंने अस्वीकृत कर दिया। और अस्वीकृत उसमें मुझे- करके खुशी है। हाँ, खुशी है। हाँ जी बताइए, कौन बोलेगा? बैंकेट हॉल में गए, नॉनवेज देखा, अस्वीकार कर दिया और इसमें मैं खुश हूँ, अस्वीकृति बराबर खुशी है, ऐसा। माइक। जो इनकी अस्वीकृति है वही, उसमें ही इनकी स्वीकृति है कि मुझे नहीं खाना है, वो कंफर्म है, उनकी स्वीकृति है उसमें। आप कहाँ हो? अच्छा जी हाँ, अस्वीकृति देने के लिए स्वीकृति है। मैं मेरी स्वीकृति के साथ ही हूं कि नहीं खाना है। ठीक हो गया? और बोलिए, बात सब तक पहुंची? और बोलिए। देखिए ये सबसे क्या भरोसा हो रहा है कि जिंदा रहने के धरातल पर सब कुछ सभी के लिए अलग अलग ही है, इसमें कोई शंका नहीं है और कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन जीने के धरातल पर सब कुछ सबके लिए एक है और आप उसमें चाह के भी अलग हो नहीं सकते। ये समझ में आने से वो जो एक है हमारे आपके बीच कोई चीज और वो निरंतर है, ये स्वीकार होने से जो बदल रहा है वो हमको स्वीकार हो जाता है और हमारा भाव की निरंतरता हो गई तो भाव की निरंतरता हो जाती। हाँ जी, और बोलिए, और कुछ लाइए, सोचिए सोचिए। हाँ जी, पीछे माइक। नॉन वेजिटेरियन होना वेस्टर्न वालों की मजबूरी है। हैं? वेस्टर्न वालों की मजबूरी है नॉन वेजिटेरियन होना। किसी की मजबूरी नहीं है, स्वेच्छा है इसलिए। वहाँ पे प्रोडक्शन कम है वेज मटेरियल का। आजकल कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं होता, जहाँ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन चाहिए पूरे विश्व में वहाँ पहुँच जाता है। 12 मासी प्रोडक्शन होने लगा, कोई समझते नहीं ना सब लोग। खैर वो मामला नहीं। जी, और बोलिए आगे। हाँ जी, माइक। सर नमस्कार, मेरा नाम शैलेश अवधिया है। आपने अभी जस्ट एक लाइन पहले आपने जो कहा था उसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? क्या आपने अभी कहा था कि सब में जिंदा रहने के लिए जिंदा रहने के लिए कुछ कॉमन है। अच्छा, वो सर देखिए अभी बोलचाल की भाषा में हम लोग बात करते हैं कि समझ अपनी अपनी है ना, अलग अलग, और सब आदमी अलग अलग होते हैं। आदमी के लिए ऑब्जेक्टिवली कुछ नहीं कहा जा सकता है, आदमी सब्जेक्टिव रियलिटी है। इसका ये मतलब हुआ कि अभी तक हम मानव के बारे कुछ भी, जैसे हम जड़ संसार को पकड़ समझते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को समझते हैं, तो उसमें कोई लॉ अप्लाई होता है जो सबके लिए समान काम करता है। तो फिजिकल चीज़ों को हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी बोलते हैं, एक ऐसी वास्तविकता जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जब भी मानव की बात करते हैं तो मानव को सब्जेक्टिव रियलिटी बोलते हैं कि किसी के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, सबके लिए सब कुछ अलग अलग होता है। जब हम ये कहते हैं कि सबके लिए सब कुछ अलग, सबकी सोच अलग होती है, सबकी मान्यताएं अलग होती हैं, ये अलग अलग, तो अब समझ में आया कि मानव के बारे जब ये कहा जा रहा है कि सबकी सोच, सबका सब कुछ अलग अलग होता है, तो ये मानव के जिंदा रहने के स्वरूप के बारे कहा जा रहा है, ये मानव के शरीर के बारे कहा जा रहा है, ये मानव की शरीर से जुड़ी कंडीशनिंग के बारे कहा जा रहा है। जीने के स्वरूप की बात करेंगे तो धरती के सभी परिवारों का जीने का स्वरूप एक है,
सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जीना चाहते हैं, समाधान और समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं। इससे ज़्यादा एक परिवार कामना कर नहीं सकता है। यही कामना कर सकता है कि सभी परिवार ऐसा ही जिएं। इससे कम में एक परिवार का काम नहीं चलेगा। रिश्ते में खिटपिट होती है, कोई वस्तु को लेके अभाव रहता है। तो जीने का स्वरूप पूरी धरती के सभी परिवारों के लिए एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। जीने का स्वरूप एक है ना? एक मानव के लिए भी पूरी दुनिया में कहीं भी मानव मिलेगा, वो सुख की निरंतरता ही चाहता है। एक क्षण के लिए भी गरीबी अपमान स्वीकार नहीं है। इसका मतलब है धरती के सभी मानव के लिए उसकी मूल चाहना एक है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जब भी किसी चीज को कम अधिक की भाषा से मुक्त के रूप में बोला जा सकता है, जैसे क्या बोला कि मानव सुख की निरंतरता चाहता है, इससे अधिक नहीं होता, इससे कम नहीं होता। परिवार समाधान और समृद्धि चाहता है, इससे अधिक नहीं होता, इससे कम नहीं होता। समाज के रूप में हम भयमुक्त समाज को देखना चाहते हैं, इससे अधिक नहीं होता, इससे कम नहीं होता। और पूरे प्लेनेट में कोई किसी तरह का असंतुलन ना हो नेचर में, हम ऐसा ही देखना चाहते हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता है। तो जब भी हम किसी चीज को कम अधिक से मुक्त भाषा में बोल सकते हैं, उसी को पूर्ण कहा है। तो मानव की पूर्णता क्या है? उसमें सुख की निरंतरता हो जाए। परिवार की पूर्णता क्या है? समाधान समृद्धि की निरंतरता हो जाए। समाज की पूर्णता क्या है? भय मुक्ति की निरंतरता हो जाए। प्रकृति की पूर्णता क्या है? संतुलन की निरंतरता हो जाए। अब इसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और ये शाश्वत है, ये हमेशा है। तो यहां हमको ये समझ में आया कि मानव की जो जीने का स्वरूप है, दो ही क्वेश्चन है, इसमें ना जोड़ सकते ना घटा सकते। क्यों जीना है वो एक है, सुख का स्वरूप एक है, सुख को पाने का तरीका भी आगे चल के देखेंगे वो एक है। क्योंकि मानव के जीने के स्वरूप की हमारी कोई क्लैरिटी ही नहीं है, मानव के बारे हमारी क्लैरिटी नहीं बनी। देखो, साइंस में ये हम मानते हैं कि ब्रेन शरीर को चलाता है, ठीक हो गया। सभी धर्मों में एक समानता है कि शरीर को चलाने वाली कोई रियलिटी शरीर के अलग है, जिसको किसी ने आत्मा कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने स्पिरिट कहा, किसी ने सोल कहा, किसी ने कुछ और कहा, एक्स कहा, वाई कहा, जेड कहा। लेकिन अभी तक भी हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यार ये शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ है। पहले तो ये समझ में आ जाए, और है तो ये कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, कैसे बनी, किसने बना दी। यदि मेरे को ये क्लैरिटी बन जाए तो पहले तो कम से कम जब हम आत्मा बोल रहे हैं, आत्मा को मानने वाला भी और नहीं मानने वाला भी, दोनों में समानता क्या है? दोनों ही जानते नहीं हैं, ठीक। तो यदि शरीर को चलाने वाली कोई रियलिटी है तो मेरे को दिखे यार, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हो। तो इस पूरा कंसेप्ट का, इस अनुसंधान की खूबसूरती ये है कि कम से कम लॉजिकली सारी चीजें क्लासरूम में दिखना शुरू हो जाती हैं। फिर अपनी अपनी जिसकी जैसी जिज्ञासा है, उस जर्नी के अनुसार आदमी उसको रियलाइज भी कर सकता है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि आदमी की समझ, आदमी क्या, मैं मानव के रूप, मेरी मुझसे क्या अपेक्षा है, मेरी मुझसे अपेक्षा कब पता चले? जब मैं पहचान पाऊं कि मैं आदमी के रूप में चीज क्या, मैं केवल शरीर हूं। ये भी एक रियलिटी है। शरीर मेल फीमेल होता है, तो शरीर की आवश्यकता पूरी करने से मेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, इसलिए मैं खुश रहूंगा। तो हमने स्वयं को शरीर माना और पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, सुविधा, ऐशो आराम सब कुछ दे दिया। शरीर में सब आराम है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है यार बोर हो रहा हूं। इसका मतलब ये बोर कौन हो रहा है? इसका मतलब है मानव केवल शरीर नहीं है, कुछ और सोचने की जरूरत है। तो ये सारी बातों में जाएंगे तो ये कहा जा रहा है हमारे शरीर सबके अलग अलग हैं, अलग अलग ही रहेंगे। खान पान, रहन सहन, ये सब अलग अलग ही रहेगा। मानव ऑब्जेक्टिव रियलिटी इसलिए नहीं बन सका कि जहां निश्चितता है उसको हम पहचान नहीं पाए, उसको हम कह नहीं पाए। सत्य निर्वचनीय है, अव्यक्त है, ऐसा ही कहना पड़ा।
अब ये सत्य वचनीय है और व्यक्त है, जो निश्चित है उसको आदरणीय नागराज जी बोला करके थे, बांस पे चढ़ के बोला जा सकता है। तो सच्चाई को बांस पे चढ़ के बोला जा सकता है, यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, अंडरस्टैंडेबल है, लिवेबल है, रेप्लिकेबल है, हेंस वेरीफाइबल है। ये जो आवाज आई ये उस अधिकार से आई कि सच्चाई को पूरी तरह से देखा जा सकता है, लॉजिकली उसको कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, जिया जा सकता है। तो यहां पे हम उस जगह में आ गए कि जो बदलने वाली चीज है उसको भी स्वीकार रहे हैं, उसको भी पहचान रहे हैं, और जो नहीं बदलने वाली चीज है उसको भी हम क्लियरली पहचान सकते हैं बार बार क्लासरूम में चर्चा करके। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं, असहमत होके देखो, आप होके तो देखो, दम तो लगाओ, कुछ होगा तो नहीं। नियम का मतलब ही क्या है? नियम की परिभाषा ही है जो बदलता नहीं है। मैं आपके सामने किसी नियम को रखता हूं और बार बार कहता हूं बदल के देखो, टिक जाएगा तो टिक जाएगा, बदल जाएगा तब देख लेंगे। बढ़िया बात पहुंची? हाँ जी, और बोलिए भैया। मुझे बोलना है। हाँ जी। कुछ बातें, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हम विलिंगफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास उनका समाधान, मतलब हम उसे सुख नहीं कह सकते क्योंकि समाधान नहीं है, पर हम घटना उसे बोलो, as it is घटना expect- बोलो, घटना बोलो। कुछ उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे कि मेरे बेटी है, वो कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हाँ। तो मैंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि मैं उसको समझाने में अयोग्य हूँ और वो अभी इसको समझने में अयोग्य है, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मेरे पास अभी समाधान नहीं है क्योंकि मैं खुद भी अभी उस स्टेज पर समाधान नहीं है, यही स्वीकार नहीं है, यही दुख है। समाधान नहीं है तो ये सुख मानव तो को नहीं ये है स्वीकार मेरे ही नहीं है कि मेरे पास कोई चीज का समाधान ना हो। मानव को यही स्वीकार है कि मेरे पास सब चीज का समाधान हो। और जब तक समाधान नहीं मिल रहा है तब तक ये दुख ही रहेगा। ऑफ कोर्स। और दुखी भी ना रहेगा तो सुखी कैसे होगा? दुख मात्र इस बात की सूचना है कि रास्ता इधर नहीं है या कुछ और सोचने की जरूरत है। दुख हमको दुखी करने के लिए नहीं है। इसलिए पहले भी कहा, हम समस्या से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हाथ उठाओ। इस बार तो पप्पू पास हो गया। अभी भी समस्या से तो दुखी नहीं है, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है और जो यही पीड़ा है। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो यही पीड़ा है। एक्सेप्ट कुछ नहीं होता है, बस काम चलाते रहते हैं। हाँ, काम चल रहा है। एक्सेप्ट नहीं होता है। एक्सेप्ट समाधान ही होता है, एक्सेप्ट सुख ही होता है, एक्सेप्ट हार्मनी ही होता है, एक्सेप्ट व्यवस्था ही होता है। और जब तक ये नहीं मिल रहा है तो हम दुख को परेशानी कहेंगे कि दुख ही कहेंगे उसको? आपको जो नाम अच्छा लगता है वो दे लो। हाँ जी। और कुछ पास हो गया हो तो चलें, बिल पास हो गया हो तो चलें, नहीं तो रुकें। और कोई एग्जाम्पल किसी को ध्यान में आ रहा है? स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख, ये सारी दुनिया के लिए एक समान लागू हो रहा है। चलो चलिए, तो मान लेते हैं अब आपकी बात। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमने ये पहचान लिया कि स्वीकृति और अस्वीकृति के साथ सारा सुख दुख जुड़ा है। तो देखो, अब मैथमेटिकली ये समझ में आ गया कि यदि मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं और स्वीकृति बराबर सुख है, तो स्वीकृति की निरंतरता होने से सुख की निरंतरता हो जाएगी। ये ठीक हो गया। अब एक ही मामला सामने आ गया कि स्वीकृति की निरंतरता कैसे हो। हमारी जिंदगी में कोई भी अस्वीकृति ना रहे, सभी जगह स्वीकृति हो जाए, तो जिंदगी में सुख हो जाएगा। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? प्रैक्टिसेबल लग रहा है? ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो पाएगा? क्या परेशानी है?
देखो नियम तो पकड़ में आ गया। यदि स्वीकृति बराबर सुख है तो स्वीकृति की निरंतरता हो जाए तो सुख की निरंतरता हो जाएगी। नियम तो ऐसा बोल रहा है। क्या ये प्रैक्टिकली हो सकता है? ये सुनने से आपके मन में क्या फीलिंग आ रहा है? नहीं हो सकता है। नहीं, ये भी लगता है कि गलत के प्रति स्वीकृति नहीं हो सकती। गलत के प्रति स्वीकृति नहीं हो सकती। गुड। तो देखो यहाँ पे आ गए तो स्वीकृति किसके प्रति होती है? तो ये समझ में आया कि स्वीकृति गलत के प्रति नहीं होती है, स्वीकृति व्यवस्था के लिए होती है। व्यवस्था के लिए स्वीकृति है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्थित शरीर का क्या मतलब है? मेरा शरीर व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? स्वस्थ है, स्वस्थ है। मेरा मन व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? मन स्वस्थ है। मेरा परिवार व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? परिवार स्वस्थ है। परिवार स्वस्थ है, इसका क्या मतलब है? परिवार स्वस्थ है, इसका मतलब है किसी रिश्ते में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है और परिवार में किसी भी व्यक्ति की मानसिकता में कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता से अधिक साधन उपलब्ध है, संबंध ठीक चल रहा है, वस्तुएं ठीक ठाक हैं। समाज स्वस्थ है, इसका क्या मतलब है? समाज व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? समाज भय मुक्त है। प्रकृति व्यवस्थित है, इसका क्या मतलब है? प्रकृति में संतुलन है, इससे ज्यादा होता नहीं है। तो अब ये समझ में आ गया कि स्वीकृति किसके लिए है। तो स्वीकृति किसके लिए है? स्वीकृति व्यवस्था के लिए है। इसका मतलब सुख किसके? सुख का परिभाषा क्या हुआ? एक आदमी सुखी रहेगा, उसके लिए क्या करना होगा? सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा कि मुझको उसके लिए कुछ करना होगा? जैसे मेरा शरीर अपने आप व्यवस्थित रहेगा कि मुझको कुछ करना होगा? और क्या करना होगा ये कैसे पता चलेगा? शरीर के लिए क्या करना है ये मुझको कैसे पता चलेगा? जब अच्छा समस्या आएगी तब मैं, प्यास लगेगी तब कुआं खोदने निकलूंगा। और शरीर की व्यवस्था को समझूंगा और शरीर के साथ वही करूंगा जो उसकी व्यवस्था के लिए अनुकूल होगा। मेरा मन व्यवस्थित रहे, इसके लिए क्या करूंगा? कोई अपमान कर देगा, फिर मैं सोचूंगा अच्छा अब इसका क्या करूं। ऐसा करूंगा कि मन की व्यवस्था को समझ के रहूंगा, है ना। मन की व्यवस्था को मैं समझता हूं, इसलिए कोई मेरे को कुछ कहता, कोई नेगेटिव, कोई गलत व्यवहार भी करता है तो दूसरे की अयोग्यता से मैं प्रभावित नहीं होता और दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता रखता हूं। तो मैं मन को समझता हूं, है ना। मन को समझता हूं, शरीर को समझता हूं, तो अपने मानव होने को समझता हूं, तो अपने परिवार के मेंबर को भी समझता हूं, समाज के लोग, अपने दोस्तों को भी समझता हूं। तो इसका मतलब हो गया कौन सुखी रहेगा? जो व्यवस्था को समझता है वो ही व्यवस्था को इंस्टॉल कर सकता है। तो व्यवस्था को समझना मेरे सुखी होने के लिए मेरी आवश्यकता है। तो मैं एक शरीर चलाता ही हूं, मैं भाव और शरीर हूं ही। तो भाव और विचार की व्यवस्था, मेरे शरीर की व्यवस्था, और इस तरह से मुझको सांस भी लेना है और खाना पीना भी खाना है। तो पर्यावरण की व्यवस्था को भी समझना होगा, प्रकृति की व्यवस्था को भी समझना होगा। तो मैं व्यवस्था को समझता हूँ। व्यवस्था को समझने का प्रमाण है कि मैं व्यवस्था में जीता हूँ। मैं व्यवस्था में जीता हूँ, जीने का प्रमाण है मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, मेरा मन स्वस्थ रहता है। मेरे जीने का प्रमाण है मेरे परिवार के बाकी लोग भी ऐसा ही जीने लगते हैं। हमारे परिवार का प्रमाण है समाज के लोग भी ऐसा ही होने लगते हैं। जब मैं ऐसा जी लेता हूँ तो मैं व्यवस्था को समझाने के योग्य हो जाता हूँ। तो मैं व्यवस्था को समझाने के योग्य हो जाता हूँ। मैं व्यवस्था को समझता हूँ,
मैं व्यवस्था में जीता हूँ, मैं व्यवस्था को समझाने के योग्य हूँ, दूसरा समझ पाता है, दूसरा भी जी पाता है, इसका नाम समाधान है। समाधान कोई थियरी नहीं है, समाधान वो है जिसको मैंने जी के प्रैक्टिस किया है, उसके आधार पे मैंने रिजल्ट पाए हैं। इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, देखो ऐसे करेंगे तो रिजल्ट आता है और आपके लिए भी आएगा। पीछे कुछ बच्चे हैं, थोड़ा देखो कौन है ना, और उनको बताओ कि देखो इधर ना खेलें, कहीं और खेलने की जगह बना लें। इसका मतलब सुख क्या है? ये सुख का डेरिवेशन है। इसका मतलब सुख क्या हुआ? तो पता चला समाधान बराबर सुख है, समाधान बराबर सुख है और समस्या बराबर दुख है। बस इतनी ही बात है। हाँ, समस्या बराबर दुख का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? समस्या का मतलब है समाधान का ना होना। गुड गुड। हाँ जी, देखिए कोई कमी है तो बताइए। तो आदमी की सारी जिंदगी में उसके सुख का एक ही मतलब है, चाहे फिजिकल डायमेंशन की बात करें, भौतिक आयाम की बात करें, कि मानसिक, भावनिक, सामाजिक, किसी भी आयाम की बात करें, हर डायमेंशन में मेरे पास सॉल्यूशन है। जिन डायमेंशन में मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें मैं आराम में रहता हूँ, और जिन डायमेंशन में मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है उसी का नाम दुख है। कितने लोग प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हैं कि हाँ हम अपनी ज़िंदगी में इसको देख पा रहे हैं? कितने लोग अपनी ज़िंदगी में इस परिभाषा को देख पा रहे हैं कि हाँ ज़िंदगी ऐसे ही है? किसी को कन्फ्यूज़न हो तो बोलो। हाँ जी, माइक ले लो। दुनिया के सभी लोगों के लिए समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। सर, ये स्वीकृति व्यवस्था के लिए जो आपने बोला है, इसको हम अपने व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं, लेकिन कई स्वीकृति तो व्यवस्था को खराब करने के लिए भी हो सकती है ना। प्रैक्टिकली बताओ कब आपने ऐसा किया और आप सुखी हुए? बिल्कुल हो सकता है सर। स्वीकृति कई ऐसी चीज़ें, हम किसी का गलत करने के लिए, आजकल करप्शन चल रही बहुत बड़ी चीज़, हम किसी दूसरे से स्वीकृति करा के उसके लिए गलत कर सकते हैं, वो भी तो स्वीकृति हुई ना। सामने वाले ने स्वीकृति ऐसे मतलब एक दूसरे तरीके से अगर इस चीज़ को देखा जाए, स्वीकृति को, अगर हम किसी के अपोजिट कुछ चीज़ कर रहे हैं, सामने वाले से हमने स्वीकृति करवा के किसी का हमने गलत कर दिया, सामने वाले ने स्वीकृति की, कोई तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लो जो तो आपने किया हो। बिल्कुल, अगर आराम से, अपने हड़बड़ी नहीं है, शांति से सोचो। नहीं मतलब मैंने किया नहीं प्रैक्टिकली, मतलब हर जगह ही देखा जाता है ना, मतलब कई चीज़ों में एक एग्जांपल ले लो ना जो घटा हो। किसी का जमीनी विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद किसी का मान लीजिए चल रहा है, जमीन विवाद चल रहा है। हाँ, तो उसने सामने वाले को पैसे दे के गवर्नमेंट ऑफिशियली, है ना, जो सही है उसके लिए भी पैसे के थ्रू गलत करवा दिया, वहाँ स्वीकृति हो गई। लेकिन वो व्यवस्था के लिए कहाँ हुई? हाँ, सामने वाले के लिए तो वो अव्यवस्था हुई ना। ये ठीक है, ये ठीक है, आप एक स्टेप पीछे आ गए अब जी। हाँ जी, इनकी बात सबके ध्यान में आई? ये ऐसा बोल रहे हैं कि हम तो किसी गलत चीज के लिए भी स्वीकृति बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, बनाने के लिए दबाव डाल सकते हैं और कुछ गलत भी करवा सकते हैं। अब अपन कहाँ चले गए? अपन एक स्टेप पीछे चले गए, जब हम ये चर्चा कर रहे थे कि स्वीकृति बराबर सुख और अस्वीकृति बराबर दुख। तो मैंने किसी से दबाव डाल के कोई काम करवा लिया, तो उसने स्वेच्छा से किया कि मजबूरी में किया? वो स्वीकृति है कि समझौता है? वो समझौता ही होगा। और यदि मैंने स्वेच्छा से नशा करने के लिए आगे मैं बढ़ भी गया, मैं स्वेच्छा से चोरी करने चला भी गया, मैं स्वेच्छा से कोई गलती करने चला भी गया, तो इसका मतलब है कि उस समय तो मेरी स्वीकृति जितनी है, स्वीकृति बराबर सुख, उस समय का सुख मेरा वही है। क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति के अनुसार जिंदा रहने के धरातल पर मैंने जिसको सुख माना है,
दूसरा मेरे से कम रह जाए, मैंने इसको सुख माना है। मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं, मैंने इसको सुख माना है। और आगे निकलने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाए, वो भी मैंने ठीक माना है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हमने ऐसा माना है। तो उस तरह से भ्रमित स्थिति में मेरी स्वेच्छाएं गलत दिशा में जा ही सकती हैं, लेकिन निरंतरता, ऐसा करके मैं सुख की निरंतरता पा जाऊंगा? गलती से दूसरे की जमीन हड़प के मैं सुख की निरंतरता पा जाऊंगा? ये नहीं होगा। ये निरंतरता वाला आके अटका देता है। तो अभी तक हम यही करते आए हैं, है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि मानव सुखी होना चाहता है और सुख की निरंतरता चाहता है। ये जैसी निरंतरता बीच में आती है, इसलिए जब हमने जिंदा रहने पे चर्चा किया था तो हमने कहा था कि मानव इंद्रियों से सुख पाना चाहता है, इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, ध्यान में आया? आप शुरू से हो शिविर में कि नहीं हो? आज से हो? ये देखो, ये देखो, पूरी रामायण। क्वेश्चन पूछने का अधिकार उन्हीं को है जो पूरे शिविर में रहेंगे। आप पहले दिन वाला क्वेश्चन नहीं पूछोगे। जो पूरे शिविर में बाकी आए जाएं, अपने को आपत्ति नहीं है, आप दर्शक दीर्घा में रहें, आप सुने, सुन के आप लाभान्वित हों, बिल्कुल आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है। लेकिन क्वेश्चन वही लोग पूछें, है ना? और या आप पूछ भी लें तो साथ में बता दें मैं आज ही आया हूं, है ना? ताकि मेरे को ये कन्फ्यूज़न मत हो कि यार फिर मैं लंबी कहानी मत सुनाऊं, है ना? वो कहानी लोग कई बार सुन चुके हैं। ठीक हो गया? तो अपन इस पे आराम से बात कर लेंगे, अपन फिर किसी अगले शिविर में मिलेंगे। हाँ जी, आगे चलो। हाँ जी, माइक। मैं जैनेन्द्र हूँ, रायपुर से ही हूँ, बट मुझे बस उसको एक बार आप रिपीट कर देंगे तो थोड़ा सा। किसको? ये व्यवस्था वाला जो डेरिवेशन है तीनों। हाँ, इसको रिपीट कर दो जी। बढ़िया, देखो ये पकड़ने लायक चीजें हैं, और एक बार पकड़ में आ गई ना तो बहुत अपन आराम में आ जाते हैं। 24 घंटे जो अंदर चलता है, तो मैं फिर से इसको कहने की कोशिश करता हूं, आप तक ठीक से पहुंच जाए। हाँ जी बच्चे, अभी तक हमने ये माना कि सबका सुख अलग अलग होता है। कौन सा सुख अलग अलग होता है? इंद्रियों वाला। कौन सा सुख अलग अलग होता है? रूप बल धन पद वाला। एक बात पूरी हो गई। फिर कहा कि सभी के लिए, और वो भी फाइनली अलग अलग नहीं है, उससे भी हम सुख ही पाना चाहते हैं, है ना? लेकिन सुख पाने के हमारे तरीके अलग हो जाते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि देखो संसार में सभी लोगों के लिए सुख दुख की परिभाषा एक ही है। जिस क्षण मैं स्वीकार पाता हूं उसका नाम सुख है। अभी हमने जनरल देखा, तो जनरल हमने देखा कि यदि मैं बाटली स्वीकार करता हूं तो उस समय बाटली ही मेरा सुख है। जिस समय मैं नॉनवेज स्वीकार करता हूं, सही है गलत है अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आपने जिस समय जो स्वीकार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकारा, वही आपके लिए सुख है। सही गलत की कोई चर्चा ना करें, जिस क्षण आप जो स्वीकारते हैं उस क्षण का सुख वही है। लेकिन क्या चाहते हैं? परिभाषा से यह भी पता चला कि यदि मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं और स्वीकृति बराबर सुख है, तो स्वीकृति की निरंतरता होना पड़ेगा। और यदि मेरी स्वीकृति है कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाऊं, तो जिस दिन परिवार को पता चलता है उसकी स्वीकृति नहीं रहती है, उधर से विरोध आता है, इसकी मेरी स्वीकृति नहीं है, तो मेरा सुख खत्म होने लगा। या मेरे को खुद ही कोई दिन बाद, कोई समय के बाद लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ये ठीक नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं तो स्वीकृति की निरंतरता उसके मूल में है। अब ये स्वीकृति की निरंतरता किसके लिए है? तो इसका मतलब यह हुआ कि स्वीकृति, जैसे हमने कहा कि गलत काम के लिए स्वीकृति है कि सही काम के लिए स्वीकृति है, तो मानव में जो स्वीकृति की निरंतरता हो सकती है तो बेसिकली किसी सही के लिए हो सकती है, किसी नियम के लिए हो सकती है, क्योंकि नियम ही निरंतर है, इसलिए स्वीकृति निरंतर हो सकती है। यदि दारू के प्रति स्वीकृति भी है तो उसमें निरंतरता नहीं हो सकती है, क्योंकि दारू से मिलने वाला सुख निरंतर नहीं है, कोई पॉइंट के बाद आएगा ही, अब और नहीं हो सकता है। तो फाइनली हम यहां पे आ गए कि
कि स्वीकृति किसके लिए, तो बोला कि स्वीकृति व्यवस्था के लिए, है ना। कोई पत्नी कहे हस्बैंड से मैं हमेशा के लिए तुमको छोड़ के जा रही हूं, पति कहे स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, बाय। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था हुआ कि अव्यवस्था हुआ। हम साथ जीना चाहते हैं, साथ जीने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्था के लिए स्वीकृति है। तो हमने सब जगह में ढूंढ के देखा यार व्यवस्था किसको बोल रहे हैं, तो मेरा शरीर व्यवस्थित है मतलब शरीर स्वस्थ है, मेरा मन व्यवस्थित है मतलब मन स्वस्थ है। मन स्वस्थ होने का एक ही मतलब है कि वो समाधान के साथ है, मन में और कुछ होता ही नहीं है। मन या तो समाधान के साथ होता है या समस्या के साथ होता है। समाधान के साथ होता है तो दुखी होता है, समाधान के साथ नहीं होता है तो समाधान के साथ होता है तो सुखी होता है, और समाधान के साथ नहीं है तो दुखी होता है। तो मन के स्वस्थ होने का मतलब है कि मेरे पास समाधान है। तो मेरा मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ। यदि मुझको इतना पकड़ में आ गया तो मेरे परिवार के बाकी लोग कैसे हैं, वो भी मन और शरीर है, तो मैं उनको भी शिविर में ले आता हूँ, भाई यार तुम भी देख लो, मिल के समझेंगे। तो मेरे पूरे फैमिली में यदि सभी लोग समझने लगते हैं तो सभी लोगों का शरीर मन स्वस्थ होने की तरफ जाता है। तो ये एक बात, तो परिवार व्यवस्थित है, इसका मतलब है परिवार शिकायत मुक्त है, अभाव से मुक्त है। नेगेटिवली कहा, पॉजिटिवली कहेंगे तो समाधान और समृद्धि के साथ है। समाज स्वस्थ है, समाज व्यवस्थित है, समाज भय से मुक्त है। भय से मुक्त होने का एक ही मतलब है, समाज कुल मिला के परिवारों का समूह है, परिवार अपने आप में व्यवस्थित है, इसलिए समाज व्यवस्थित है। प्रकृति व्यवस्थित है, प्रकृति में संतुलन है, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो एक मानव का व्यवस्थित होना, परिवार का व्यवस्थित होना, समाज का व्यवस्थित होना, प्रकृति का व्यवस्थित होना, ये सीधे सीधे हम देख पा रहे हैं कि इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज में कहा जा सकता है, और ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहता है, सभी मानव के लिए ऐसा ही बना रहता है। तो यहाँ से निकल के आया कि समाधान बराबर अच्छा व्यवस्था। कौन सुखी होगा? जिसको व्यवस्था की समझ होगी। मेरे को भाव और विचार की समझ नहीं है तो क्या मेरा मन स्वस्थ रहेगा? मेरा मन स्वस्थ नहीं रहेगा। तो मेरे को भाव और विचार की जो व्यवस्था है उसकी समझ मेरे को है, तो मेरे को शरीर की समझ है, भाव और विचार की समझ है, परिवार की समझ है। तो इसका मतलब है मैं व्यवस्था को समझता हूँ, इसलिए व्यवस्था को इंस्टॉल कर सकता हूँ, व्यवस्था के साथ हो सकता हूँ। तो व्यवस्था को समझना, ऐसा जी पाना, दूसरे के जीने के लिए सहयोगी हो पाना, मैं उसको दूसरे को समझा भी सकता हूँ, दूसरा समझता, मैं समझा सकता हूँ, इसका प्रमाण क्या होगा? दूसरा भी समझ जाता है। उसका प्रमाण क्या होगा? वो भी जीने लगता है। उसका प्रमाण क्या होगा? वो भी आगे कम्युनिकेट करने लगता है, और बात बन गई। ऐसा समझना, जीना, समझाना, इसका नाम समाधान है। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। बोलिए माइक। सुख बराबर स्वीकृति ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे आपने लिखा है कि सुख बराबर समाधान। हाँ, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब A इज इक्वल टू सी। इसका मतलब सुख बराबर स्वीकृति, इसका मतलब स्वीकृति बराबर समाधान। बढ़िया। हाँ जी। तो मैं इसको फिर ऐसे समझूं क्या कि मतलब जो नियम के साथ है वही व्यवस्थित है? जो नियम के साथ है वो व्यवस्थित है। बस इतना ही है। नियम के साथ होना ही व्यवस्थित होना है बस, और नियम के विरोध में होना ही अव्यवस्थित होना है। इसी का नाम दुख है। सिंपल, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। गुड। हाँ जी, और कुछ बात पहुंच रही? माइक। सर व्यवस्था को कैसे समझेंगे? हाँ, कोई व्यवस्था सही है या गलत है? बस 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 देखो ऐसे निकल के आता है। अब चलते हैं व्यवस्था को कैसे समझें। तो व्यवस्था को कैसे समझें, तो देखो इसके पहले 2-4 लाइनें बोल दूं ताकि ये समराइज हो जाए। अभी तक हमने सुख किसको माना, और सुख के बारे में हमारी क्या क्या मान्यताएं हैं। हम क्या बोलते हैं
मैंने एक बार बोर्ड पे लिखा था पहले, वो लिखा हुआ है। हमारी मान्यताएं कैसी हैं? सुख दुख साथ साथ है, दुख के बिना सुख का पता नहीं चलेगा, सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे, संतुष्ट हो गया तो विकास रुक जाएगा। अब इनका क्या होगा? ये ठीक है कि समाधान बराबर सुख ठीक है? फिर इसका क्या होगा? ये कहां से आ रहा है? देखो, अब ये पता चलता है कि सुख दुख साथ साथ है। अभी हमारे लिए सुख जो है वो अभी हमने शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को सुख दुख माना है। सुख की समझ हमको नहीं है। ये बिल्कुल पकड़ने लायक बात है। सुख की समझ हमको नहीं है। शरीर को एसी मिल गया, हो सुख मिल गया। मनचाही गाड़ी मिल गई, मनचाहा मकान मिल गया, साल में एक ट्रिप अर्जेंट, क्या किधर जाते हैं, स्विट्जरलैंड मार दिया और उसमें फेसबुक में ठोक दिया, इसका नाम सुख है। तो अभी तक हमने शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को सुख माना है, सुख दुख माना है। सुख की समझ हमारी नहीं है। इसलिए अभी सुख क्या है? जब जब शरीर अनुकूल, मतलब जो शरीर के लिए सुखदाई है, इंद्रियों के लिए जो अनुकूल है, 5 सेंसेस के लिए जो अनुकूल है, जिसमें हमको इंद्रियों से अच्छा लगता है, तो अभी तक हमने सुख किसको माना? शरीर के लिए अनुकूल हो गया। मैं पैसा चाहता था, पैसा आ जाए, पद चाहता था, पद आ जाए। ज्योतिषी के हाथ में हाथ डाला, उसने कहा बस राजयोग शुरू होने वाला है, तो लगता है यार अब कुछ काम की बात हुई। इसको हमने सुख माना, जबकि अभी पता चलता है इसका मतलब सुख दुख साथ साथ है। ये सारा सुख दुख शरीर के साथ है। बोले दुख के बिना सुख का पता नहीं चलेगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? बोलचाल की भाषा में है ना? तो दुख के बिना सुख का पता नहीं चलेगा। तो आप अपने पति के साथ जी रहे 6 साल से, और आपको लग रहा है कि विश्वास के साथ ही जी रहे, अब विश्वास का पता ही नहीं चल रहा है, तो बीच बीच में धोखा दो ताकि विश्वास का पता चले। ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो रहा है। हम विश्वास और विश्वास की निरंतरता चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, फिर हम किस दुख की बात कर रहे हैं कि दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है? हमारा दुख उतना ही है। गर्मी लगती है, फिर लगता है कि हाँ एसी से सुख मिला। गरीबी देखी, फिर पैसा आया। गरीबी तो हम बच्चों क्या समझाते हैं, हमने इतना स्ट्रगल किया है। बच्चे सुन सुन के वही कहानी बोर हो गए हैं। क्यों? 30 साल के नीचे वालों, माँ बाप सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? हमने इतनी स्ट्रगल की है। यार तुम्हारे जमाने में बैलगाड़ी थी तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो इसका मतलब है कौन सा दुख है ये शरीर वाला दुख है ना? बोले सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। कौन सा सुख है? कौन से सुख से बोर हो जाते हैं और कौन से सुख से कभी बोर नहीं होते हैं? हाँ, तो बेसिकली शरीर के सुख से गर्मी गर्मी लगी, फिर ठंडी की याद आती है, ठंडी आ गई तो फिर बरसात की याद आती है, मीठा मीठा खा लिया, नमकीन की याद आती है, बहुत जग लिए, सोने की इच्छा होती है, बहुत सो लिए, फिर सोने से मन भरता है। इसका मतलब है शरीर से जुड़ी हुई हमारी सारी दुनिया, उसमें निरंतरता नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर ही अपने आप में परिवर्तनशील है। इसलिए शरीर के सुख से हम बोर हो जाते हैं, उसमें परिवर्तन चाहते हैं। 4 दिन 2 दिन नीली शर्ट पहन ली, फिर लगता है काली लाओ, काली शर्ट पहन ली, फिर लगता है सफ़ेद लाओ, है ना? और हम तो और भी बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, क्या करें? बोले संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। अब देखो ये और नया ड्रामा। विकास क्यों करना है? संतुष्ट होने के लिए, और संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। यहां भी एक बात समझ में आती है कि शरीर के धरातल पर जीते हुए, स्वयं को शरीर मानते हुए हमारा मोटिवेशन क्या है? हमारा मोटिवेशन इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा हमारा मोटिवेशन। देख वो तेरे से आगे निकल गया, देख तू पीछे रह गया, देख किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। किसी वस्तु का अभाव हमारी मोटिवेशन है।
क्योंकि हम लोग गरीबी से निकल के आए, गरीबी से निकल के आए तो उतना ही देखा है, उतना ही सुना है। तो अब ये समझ में आया, संतुष्टि, असंतुष्टि, इनसिक्योरिटी हमारे विकास का मोटिवेशन होगा कि पूर्णतः हमारे विकास का मोटिवेशन होगा? पूर्णतः हमारा मोटिवेशन होगा कि असंतुष्टि हमारा मोटिवेशन होगा? दुनिया ही अलग हो जाती। गरीबी हमारी भौतिक नहीं है, गरीबी हमारी मानसिकता में है। तो इससे ये पता चला, ये सारा ही ज्ञान, और यहीं से फिर अंतिम ज्ञान आता है, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ठीक हो गया? ये सारा कहाँ से आ रहा है? ये सारा ज्ञान जिंदा रहने की दुनिया से आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका कोई सार नहीं है, ये सारा गलत सिद्ध हो गया, है ना। हम तो और भी आगे चल सकते हैं। वो सुनते हैं ना, पहला सुख, अब देखो ज्ञान निकल के आएगा। पहला सुख निरोगी काया। अब ले आओ, निरोगी काया सुख है कि सुविधा है? निरोगी काया सुख होती तो WWW सबसे ज्ञानी लोग होते। उनके शरीर तो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। तो शरीर का स्वस्थ रहना सुख नहीं है, सुविधा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो मेरे भाव और विचार व्यवस्थित हो जाएंगे, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। दूजा सुख, घर में हो माया। अब माया सुख है कि सुविधा है? सुविधा है। तीजा सुख, पुत्र आज्ञाकारी। ये तो और खतरनाक है। आपको जीना आता है कि जिंदा रहना आता है? जोर से बोलते जाओ। आपका बच्चा आपकी मानेगा तो जिएगा कि जिंदा रहेगा? वो जिंदा रहे कि जिए? आपकी माने कि नहीं माने? नहीं माने। बच्चा वही कर रहा है, बच्चा वही कर रहा है। इसका मतलब है आप लोगों के पुत्र के आज्ञाकारी होना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पुत्र के भविष्य के लिए उचित नहीं है। कैसा लग रहा है? हल्का हल्का लग रहा है ना। चौथा सुख गुणवंती नारी। ये गुणवंती नार कभी नहीं होता है, महिला ही गुणवंती चाहिए, है ना। धर्म पत्नी, धर्म पति क्यों नहीं होता? तो यहां से समझ में आया, हम जितनी सारी बातें कर रहे हैं, अधिकांश बातें हम साधन की कर रहे हैं, सुविधा की कर रहे हैं, शरीर की कर रहे हैं। जीने की दुनिया हम छू नहीं रहे हैं। कितने लोग के ध्यान में आ रहा है ठीक से? जीने की दुनिया हम छू नहीं रहे हैं। हाँ, उसका उठा दो, अपना मत उठाओ, है ना। तो यहां से हमारी ये क्लैरिटी बनी कि ये सुख दुख साथ साथ है, ऐसा बिल्कुल गलत है। दुख के बिना सुख का पता चलता है, ऐसा नहीं होता है। 6 महीने का बच्चा विश्वास को पहचानता है कि धोखे को पहचानता है? विश्वास को पहचान। धोखा खा के विश्वास का पता चला कि विश्वास का डायरेक्टली पता चला? विश्वास का डायरेक्टली पता चला। और विश्वास में जीते रहते हैं तो बीच बीच में धोखे की आवश्यकता होती है कि विश्वास की निरंतरता चाहते हैं? निरंतरता चाहते हैं। कैसा लग रहा है? ICU का मामला है और गलत नहीं है। अब तक सवाल नहीं पूछे जा रहे थे तो परंपरा में जो भी कुछ था चल गया। अब जब बच्चों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं तो पैर उखड़ गए हैं माँ बाप के। आंसर नहीं है हमारे पास, और फंडामेंटल आंसर नहीं है कि शादी करना ही क्यों है। और शादी गई तो पूरा परिवार गया, परिवार गया तो समाज गया। केवल पैसा कमाओ, भोग करो, इतना ही बचा। चलिए, तो फाइनली हम इधर आते हैं। भैया, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए।
मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। इंटरकास्ट मैरिज अच्छी है कि बुरी है? हमारे यहाँ भी ये परंपरा चालू हो गई, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब क्वेश्चन ना काफी पुराना हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि लड़का ही लड़की से शादी करे कि लड़की से करे कि किसी और से भी करे? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है। नहीं आउटडेटेड नहीं है, आउटडेटेड नहीं है, बात सह अस्तित्व। चलो पहले मानव को समझ लेते हैं, फिर शादी को समझेंगे। चलिए ठीक है। हाँ जी। सर एक चीज और बोलते हैं कि आप जितना हंसोगे उतना आपको रोना पड़ेगा। हाँ ये और झंझट है, मैंने लिखा तो नहीं। फिर ये मतलब हाँ बोले जितना हंसोगे उतना रोओगे। कितने लोगों ने सुना है ना? मेरे को मेरा बचपन याद है, 8th 9th के आसपास कम ज़्यादा की बात होगी, मैं हंसते हंसते डर के मारे चुप हो जाया करता था, क्योंकि हंसते हंसते वो याद आ जाता, जितना हंसोगे उतना रोओगे। नहीं यार रोना नहीं है, ऐसा मैंने किया है। और फिर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। एक और मेरे मन में बहुत चलता था, वो चिड़िया चुग गई अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब पछताना नहीं है, है ना? तो भाई मैं कोई चीज़ के बाद मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ये सवाल अपने में उठता ही रहता है। फिर एक दूसरा मैंने सुन लिया, वो शर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। अब ये कहता है उड़ गई चिड़िया अब क्या पछताना, वो कहता है पछताएगा तो इंसान नहीं है, नहीं पछताएगा तो। अब पछताना है कि नहीं पछताना है? तो कोई चीज का मतलब हो सकता है कुछ सोल्यूशन होंगे, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको क्लैरिटी नहीं बन रही है। भैया इधर एक मिनट, एक क्वेश्चन और है। काफ़ी दिनों से मेरे मन में चलता था, जब ये जीवन विद्या सुनना भी चालू नहीं किया था, कि बोला जाता है कर्म जो कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो। ये और मुसीबत है। हाँ भैया बहुत मुसीबत है। अगर मैं भाई कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। मैं कार लेके शहर में निकल गया हूँ, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, अब जो मरेगा तुम्हारी इच्छा। फ्यूजन होती है। तो देखिए सच्चाई ये है कि फल को ध्यान में रख के प्रक्रिया तय होती है। भाई मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा खाना बनाऊं, है ना? तो अच्छा खाना बनाने के लिए मुझको क्या, और फाइनली खाना बनाने के बाद आप क्या करते हो? स्वाद चख के देखते हो। तो स्वाद चखने के बाद पता चला कि प्रक्रिया ठीक थी कि नहीं थी। तो कोई चीज की प्रक्रिया ठीक है कि नहीं है ये कैसे पता चला? फल से पता चला। और फल की इच्छा कर्मत, तो हमारे कर्म में, हमारे प्रोसेस में रिफाइनमेंट कैसे आएगा? मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैं सही चल रहा हूं कि गलत चल रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि फल ही प्रक्रिया का क्रॉस चेक है। भाई अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का, आंसर सही आया तो मैंने ठीक सॉल्व किया। आंसर जब तक नहीं आ जाता है तो मुझको पता कैसे चले कि मैं ठीक चल रहा हूं? बात ध्यान में आ गई? इसका मतलब यह हुआ कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये क्यों बोल दिया? देखो समझने की बात, शायद इसलिए बोल दिया होगा कि क्योंकि हमको मानव की समझ नहीं है, अपने खुद के मानव की समझ नहीं है और अपने दूसरे मानव की भी समझ नहीं है। जब मेरे को दोनों की समझ ही नहीं है तो कर्म का फल कैसे आएगा मुझको भी पता नहीं है। ये सर उस कंडीशन में बोला था जब अर्जुन ने देखा कि सामने हमारे अपने हैं और हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, तो उनको समझाने के लिए बोला था। ऐसा बोला होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे घर में हमने एक व्यवहार किया, मेरे व्यवहार से सामने वाला दुखी हो गया। अब मैं कहता हूं मैं फल की इच्छा रखता ही नहीं, तुम दुखी हो गए, तुम्हारी प्रॉब्लम है। यार ये कैसे चलेगा? तुम्हारे कर्मों को तुम ओन ही नहीं कर रहे हो, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो तुम्हारे कर्मों की। तो मेरे कर्म, तो इसका मतलब यह है कि मानव के हर कर्म का फल निश्चित है, वो सुख या दुख के रूप में आता है। मानव के हर कर्म का फल निश्चित है, वो सुख या दुख के रूप में आता है। तो यदि मेरे को मेरे कर्म और फल के साथ कनेक्शन नहीं समझ में आएगा तो मैं कर्म भी कैसे करूंगा और किस दिशा में करूंगा? तो बिना फल के कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। करके एग्जाम्पल देके दिखा दो। कोई एक कर्म बताओ जो आप बिना फल की इच्छा के करते हो। हाय हाय, कहां से आए हो?
सच बोलना। भाभी जी कहाँ हैं? नहीं आई हैं, तभी इतनी हिम्मत कर रहे हो। आदमी घर में ही झूठ बोल रहा होता है। कहाँ हो? बस पहुंचा। भैया इसमें एक चीज़ में और मेरे को एक ध्यान में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्म व्यवस्था के रूप में बोला गया होगा, कर्म आप अच्छा कर रहे हो तो फल अच्छा ही आएगा, इसलिए ऐसा बोला गया होगा, ऐसा भी हो सकता है? देखिए मेरा तो अगर मैं मतलब चेतना मेरी जागी हुई मेरा इतना ही सोचना है अभी इस पे, क्योंकि ये आदमी को समझना नहीं हो पाया। क्योंकि ये जो भाव और विचार है, जो निर्णय लेने वाला है, जो कर्म करने वाला है, इसको हम कंप्लीटली नहीं पहचान पाए। कुछ एक मिनट इसको सुन लीजिए। जब मैं कर्म करने वाले को कंप्लीटली नहीं पहचान पाया, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बेसिकली सारी जिंदगी पे फल, सारी जिंदगी की मेहनत आखिर किस बात के लिए, कौन सा फल लगता है इस जिंदगी पे? सारी जिंदगी पे लगने वाले फल की क्लैरिटी नहीं है तो मैं क्या कहूं कि किस फल के लिए काम कर रहा हूं। हमारे पास दो धाराएं हैं। एक धाराएं हैं शरीर है, सारा सुख शरीर में है, जम के भोग करो। दूसरी धारा है सारा सुख ईश्वर में है और ईश्वर की आराधना करो। तो ईश्वर की आराधना करे तो संसार से चुप ही होना पड़ा, इधर संसार को भोगना पड़ा। संसार को भोगते हैं, संसार शरीर अव्यवस्था की ओर जाता है, इधर कोई फल नहीं आ रहा है। इधर ईश्वर की ओर जाते हैं, इधर संसार को हम देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बेसिकली तो संसार में सुख नहीं है, तो वो तो सब नकली मामला हो गया। और ईश्वर के लिए ईश्वर समझ में आ नहीं रहा, वो रहस्य में है। तो ईश्वर रहस्य में हो गया, मैं खुद एक रहस्य हूं, क्योंकि शरीर को चलाने वाली एंटिटी का एंड टू एंड पता नहीं है कि मामला क्या है। कुछ कुछ बातें हमको पता चली, लेकिन कुछ कुछ बातें पता नहीं चली। तो जिस चीज के बारे में मेरा कंप्लीट नो हाउ नहीं है, उसके बारे में जब मैं जीता हूं तो रिजल्ट हमेशा मेरी अपेक्षा अनुरूप नहीं आते हैं। रिजल्ट मेरी अपेक्षा अनुरूप नहीं आएगा तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। तो सालों साल मैं कर्म करूंगा, रिजल्ट नहीं आएगा, या बहुत देर से आएगा, या कब आएगा। आदमी के धैर्य को बनाए रखने के लिए और उसको मोटिवेटेड बनाए रखने के लिए भैया कर्म किए जा, फल अपने हाथ में नहीं है। और ये किसी हद तक ठीक भी है, फल मेरे हाथ में नहीं है का मतलब दो लोगों के बीच में फल जोड़ा हुआ है, दो लोगों का रिस्पॉन्स है। सामने वाला आपके रिस्पॉन्स को नहीं समझ पा रहा है तो वो फल नहीं आएगा जो आपकी अपेक्षा है। भी हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं हो। आप मान लीजिए ठीक व्यवहार कर रहे हैं, सामने वाले को व्यवहार की समझ नहीं है, तो फल वो नहीं आएगा जो। तो यहाँ फल मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। तो इन सब कारणों से मिला के हमने आदमी के ढांढस को, उसको बनाए रखने के लिए शायद यही कहना पड़ा कि फल की इच्छा मत कर। धीरे से यहाँ देखते हैं कि यहाँ फल को ध्यान में रख के कैसे, यहाँ फल निश्चित है। क्या फल निश्चित है? आदमी पे क्या फल लगेगा? सुख रूपी फल लगेगा। परिवार में क्या फल लगेगा? समाधान समृद्धि रूपी फल लगेगा। समाज पे क्या फल लगेगा? अभयता भयमुक्त समाज रूपी फल लगेगा। प्रकृति में क्या फल लगेगा? संतुलन रूपी फल लगेगा। और ये नहीं लग रहा है तो आप गलत हो। मानव के बारे इतनी पूर्णता से और इतनी निश्चितता से कहा जा सकता है, ये अद्भुत बात है। बढ़िया। तो हम चल रहे थे तो समझ में आया कि सुख क्या है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, दूसरे को समझने के लिए सहयोगी हो पाना, समझाना, बराबर समाधान, बराबर सुख। इतना काम हमने किया। अब एक तो समझ को समझना है कि समझ किसको बोल रहा है, इस पे हमने कुछ काम कर भी लिया है। व्यवस्था को समझना है। देखो समझना पे तो हमने काम कर लिया। अभी तक क्या बोल रहे थे? समझ अपनी अपनी अलग अलग। तो ये क्या निकला? समझ अपनी अपनी अलग अलग मतलब हम क्या चीज की बात कर रहे? हम जिंदा रहने की बात कर रहे, हम भौतिक चीजों की बात कर रहे। अभी हमारी समझ का मतलब है हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे। यदि सही मायने में हम जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ पाएंगे
तो एटम सबके लिए एटम ही होगा कि सबके लिए अलग अलग होगा? सेल सबके लिए सेल होगा? किसी एक क्वेश्चन को हजारों लोगों को एक साथ दिया जाए, सही आंसर एक आएगा कि अलग अलग आएगा? गलत आंसर एक आएगा कि अलग अलग आएगा? इससे समझ में आया मानव जाति सही में एक और गलती में अनेक है। सही एक होता है, अलग अलग नहीं होता। एटम एटम है, सेल सेल है, मानव मानव है, आम आम है, नीम नीम है, सबके लिए नीम है। यदि टोटलिटी में समझेंगे, समग्रता में समझेंगे तो इससे हमको ध्यान चला गया। तो 2 लाइनें हमने सुनी हैं, उस पर क्लैरिटी थोड़ी बन जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सही आचरण के साथ जीने के लिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये लाइन ज़्यादा एप्रोप्रिएट है कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, ये ठीक लगता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि? क्यों? माइक दो। छा गया रे बच्चे, गुड, बहुत बढ़िया। जैसा ये खड़े होके संसार बताओ, है, खड़े होके बताओ। ये संसार जैसा है हम वैसा ही समझे। माइक पेट पे रखो, हाँ ऐसा, हाँ अब। जैसा ये संसार है हम उसको वैसा ही समझे, इसलिए सृष्टि के अनुसार जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। बढ़िया। सृष्टि के अनुरूप दृष्टि हो जाए, इसका नाम समझ है। सृष्टि अपने आप में निश्चित नियम के साथ है। सृष्टि के अनुरूप दृष्टि हो जाए, इसका मतलब सच्चाई जैसी है वैसा मैं देख पाया। दृष्टि के अनुरूप सृष्टि हो जाए तो पता नहीं आप क्या देखना चाहते हैं और आप क्या देखेंगे, आपका भरोसा नहीं है ना। दृष्टि के अनुसार सृष्टि में दोनों संभावनाएं हैं। दृष्टि पूर्ण है तो हम पूरा देख लेंगे, दृष्टि अपूर्ण है तो हम अपूर्ण देखेंगे। लेकिन सृष्टि अपने आप में निश्चित है। सृष्टि के अनुरूप दृष्टि हो जाए तो सच्चाई जैसी है मैं वैसा देख पाया। हाँ जी। बोलते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब ये है कि कब किसको घटाओं में जुल्फें दिखने लगें इसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब ये। हाँ जी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हम व्यवस्था को समझना चाहते हैं। व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो मानव के पास जाके कुछ मिलेगा नहीं। अभी मानव व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? अव्यवस्थित। मानव अव्यवस्थित है तो परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व सब गया। तो व्यवस्था को समझना है तो नेचर के पास चलते हैं। तो इस धरती को देखें, इस धरती पे 4 अवस्थाएं हैं। वहां देखते हैं नेचर में, नेचर का जर्रा जर्रा कण कण किस तरह से व्यवस्थित है और कैसे वो व्यवस्थित है। मैं भी उसका पार्ट हूँ। हो सकता है उसको देखने से मुझको अपने व्यवस्थित होने के लिए सूत्र मिल जाए, अपने व्यवस्थित होने के लिए नियम मिल जाए। तो जब हम धरती को देखते हैं तो पता चलता है कि उस पे एक चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं कि पदार्थ। पदार्थ अवस्था का मतलब है मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु। प्राण अवस्था का मतलब है पेड़ पौधे। जीव अवस्था का मतलब है पशु पक्षी। और ज्ञान अवस्था का मतलब है मानव। तो हमने 4 अवस्थाओं के रूप में पूरी सृष्टि को देखा। हाँ जी। ये आपने को क्या है, सब पढ़े लिख के हम लोग आए हैं तो हम सबको पढ़ाई लिखाई में एक अच्छा काम आ जाता है कि नोट्स बनाने आ जाते हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें कि ये नोट्स बना के यहीं मेरे लिए छोड़ जाए।
उतना ही लिखें जितना आपके समझने में बाधा ना हो, है ना। YouTube पे आपको तमाम मटेरियल मिलेगा, कई बार मिलेगा, तो लिखने की बहुत ज़्यादा, लिखने और नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मत लगे रहें, समझने और सुनने का काम होता रहे, उसको ध्यान में बनाए रखें। देखिए अब नेचर को देखते हैं। नेचर को देखें तो बताओ पदार्थ का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? कैसे? हमको लोहे पे भरोसा ज़्यादा है कि मानव पे भरोसा ज़्यादा है? लोहे पे। मैं देख रहा हूं कई पत्नियां पतियों को देख रही, तुम तो लोहे से भी गए बीते हो। लोहे के आचरण की निश्चितता है। इतने बड़े हॉल में कोई पिलर नहीं है, ये किसकी महिमा है? लोहे की महिमा है। लोहे का एक आचरण की निश्चितता है, गाय के आचरण की निश्चितता है, शेर के आचरण की निश्चितता है। हमेशा कहीं भी रहेंगे एक ही आचरण के साथ में होंगे। तो पदार्थ के आचरण की निश्चितता है, उसके मूल में क्या चीज है? क्या चीज है जो उसके आचरण को निश्चित करती है? पदार्थ मतलब लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, उसका संगठन। तो बेसिकली परमाणु पदार्थ में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बेसिकली मात्रा बोलते हैं, मास बोलते हैं, तो कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बनी रचना है। परमाणु का गठन जैसा है उसके आधार पे उसका स्वरूप बना रहता है। परमाणु का गठन बदल गया तो वो धातु, वो चीज़ बदल जाएगी। तो मात्रा विधि से पदार्थ के आचरण की निश्चितता है। बढ़िया बात पहुंच गई। तो एक बात समझ में आ गया कि ये पदार्थ के आचरण की निश्चितता कैसे है। पेड़ पौधे के आचरण की निश्चितता है कि नहीं? कैसे? हाँ, वो कैसे होता है ना। तो सारे पेड़ पौधे मूलतः किसी बीज से हैं, उसके बीज में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके आयु, उसका गुणधर्म, सब कुछ उसमें समाहित है। जैसा बीज वैसा पेड़, वैसा फल, वही बीज वही पेड़, वही फल, वही गुण, वही धर्म। तो बीज विधि से वनस्पति संसार में उनके आचरण की निश्चितता पाई जाती है। ये समझ में आ गया। एक काम और समझ में आ गया। अब पशु पक्षी के आचरण की निश्चितता है कि नहीं? कैसे? है ना। अब ये निश्चितता कैसे होती है? कैसे ऐसा होता है? क्यों वो माँ घास नहीं खाने लगता है? वंश के अनुसार। तो वंश विधि से शेर का बच्चा शेर ही होगा, बकरी का बच्चा बकरी ही होगा, गाय का बच्चा गाय होगा, उसका आचरण उसके जैसा ही होगा। यहाँ तक पहुँच गए। तो पदार्थ मात्रा विधि से उसके आचरण की निश्चितता के साथ है। वनस्पति संसार, प्लांट किंगडम, बीज विधि से उसके आचरण की निश्चितता को पा रहा है, और पशु वंश विधि से आचरण की निश्चितता को पा रहा है। मानव की ना पूछो, है ना। मानव का क्या करें? मानव का आचरण देखो, मानव के अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं नेचर में, सभी के आकार को देखकर हम उसके आचरण को पहचान लेते हैं। नीम के पेड़ की पत्ती को देखकर नीम है ये पहचान लेते हैं, उसके रूप से ही पहचान लेते हैं। रूप से इकाई को पहचान लेते हैं, और रूप के साथ ही आचरण भी जुड़ा है लगभग, है ना। इमली के पेड़ को देख के, शेर को देख के, सांप को देख के, बिच्छू को देख के, ऐसा हम सबको पहचान लेते हैं। मानव को देख के, मानव है ये तो पहचान में आता है। भैंस और मानव में अंतर होता है ना। मानव को देख के ये तो पहचान लेते हैं कि आकार से तो मानव है, ये तो निश्चितता है। आचरण से, आचरण कैसा होगा, है ना। आचरण कुछ भी हो सकता है आचरण के, लेकिन मानव में शरीर की निश्चितता है। वो किस आधार पे है?
मानव में शरीर की निश्चितता है, मानव का शरीर मानव के जैसा ही होगा, मानव से गाय पैदा नहीं हो रही है, ये समझने की बात है। तो मानव की बात करेंगे तो मानव में जो शरीर की निश्चितता है वो वंश विधि से है, और मानव में जो मन है, मानव में जो भाव और विचार है, मानव में जो भाव और विचार का मामला है, इसकी निश्चितता वंश विधि से नहीं है। देखो हम कितनी एक अज्ञानता के साथ बढ़ रहे हैं। कितने प्रतिशत मास है जो ये मानता है कि वंश चलाने के लिए शादी करते हैं? कितने प्रतिशत मास होगा? शादी क्यों करनी है? वंश चलाना है। लाल किला बनाया है ना, उसको कौन देखेगा? जबकि मानव वंश विधि से चल ही नहीं रहा है। वंश विधि से चलने का मतलब है वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक होगा, संत का बेटा संत होगा, डाकू का बेटा डाकू होगा। जबकि ऐसा होता है क्या? संत का बेटा डाकू हो ही सकता है और डाकू का बेटा संत हो ही सकता है। तो यहाँ से ये बात ध्यान में आई कि मानव का आचरण वंश विधि से नहीं है, मानव का शरीर वंश विधि से है। हाँ, वंश विधि थी, उनको समझ में नहीं आया, धीरे धीरे उनको समझ में आ गया ऐसा होता नहीं है, तो बात खत्म हो गई। तो ऐसा हम मान के जी रहे थे, पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ऐसा नहीं होता है, ये ठीक नहीं है। लोगों ने अस्वीकार कर दिया, राजा को उखाड़ के फेंक दिया। कभी हमने ऐसा माना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चला, ऐसे हम आगे बढ़े। ठीक बात, गुड, बढ़िया सोचते हो। हाँ जी, कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? माइक बोलो बोलो बोलो। क्या देखो, संकोच ना करो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बोलोगे तभी पता चलेगा। ये जो आपने रिलेट किया जो आचरण को लेकर के, जैसे पदार्थ का आचरण, मात्रा, और ये जो प्राण का, बीज, जीव का, तो इसे हम मानव के आचरण से कैसे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखो, एक तो ये हमको स्वीकार है कि मानव के इस धरती पे प्रकट होने में मानव का कोई योगदान नहीं है। बायोलॉजिकल है और नेचुरल है। बायोलॉजी भी बाद में आई, पहले तो नेचर ही चल रहा था। कभी मानव इस धरती पे प्रकट हुआ होगा, ठीक हो गया। तो इससे ये समझ में आया कि मैं इस नेचर का इंटीग्रल पार्ट हूँ, मैं इस पूरी कायनात का एक पार्ट हूँ, और इसी कायनात से, इसी नेचर से पैदा हुआ हूँ। तो जिस तरह से पूरी नेचर किसी नियम से है कि नहीं, उसी तरह से यदि मैं भी इसका इंटीग्रल पार्ट हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई नियम लागू होता है। तो मानव के लिए दो तरह के नियम होते हैं। एक तरह के नियम वो हैं जो जड़ संसार को लेके है, जो मेरे शरीर पे लागू होता है। तो मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, वो शरीर के नियम अलग हैं। और मैं खुश कैसे रहूँगा, इसके नियम हमको पता नहीं है। तो अभी तक हमने देखा जाए तो जड़ संसार के नियम को लेके काम किया, उसमें हमने किसी हद तक सफलता भी पाई है और उसको हम भोग भी रहे। लेकिन अब आचरण की बात आ गई, तो एक आदमी का आचरण कैसा होगा? अभी हम शादी करने से क्यों डर रहे? क्यों डर रहे शादी करने से? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल। आपकी हो गई कि नहीं हुई? हो गई। तो क्यों डर रहे हम शादी करने से? निश्चित है, कुछ डर है कि मतलब सुख होगा ना होगा। हाँ जी, कोई है जो शादी ना हुई हो और उसके मन में डर है कि यार डर की वजह से हम शादी नहीं कर रहे हैं, कल को ठीक चलेगा नहीं चलेगा? कोई जो गुजर रहा हो उससे वही बताए। कोई है तो बताए। कोई नहीं। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? अपनों से। अपनों से पाया कि अपने आप से पाया? अपने आप से। अपमान करने वाले ने 20 साल पहले एक बार किया था, मैं उसको याद करके कितनी बार अपमानित हुआ हूँ? 20 लाख बार। तो अपमान करने वाले ने ज़्यादा अपमान किया कि मैंने मेहनत कर करके अपना अपमान किया है? हाँ, मैं ऐसे दुखी नहीं हुआ हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है उसके लिए।
कौन बोला आपको दुखी होने के लिए? आप दुखी होना चाहते हो? नहीं चाहते हैं, फिर भी रोज होते हैं। ये आचरण की कैसी, ये अनिश्चित आचरण है कि निश्चित आचरण है? निश्चित आचरण का मतलब है ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी हो। मैं कैसा आचरण चाहता हूं? मेरा आचरण कैसा हो? हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो। उतनी बात कह रहे हैं कि मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो, ऐसा कौन नहीं चाहेगा? और दूसरा क्या चाहता है मुझसे? सामने वाला आदमी मुझसे क्या चाहता है? मेरे भाव और विचार कैसे हों? उसके लिए भी सुखदायी हों। तो मेरे भाव और विचार मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी हों, ऐसा मैं भी चाहता हूं, सामने वाला भी चाहता है। लेकिन वो कैसे होगा ये मेरे को पता नहीं है। तो हमने तो लास्ट में यही कह दिया कि फल की इच्छा मत कर, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। ऐसा बढ़िया। और बोलिए। हाँ जी, जितनी बात हुई इसमें और कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ जाऊं तो देखो, इससे ये पता चला अब मानव का क्या करें। जीना है कि नहीं मानव के साथ? जीना है। देखो, कोई भी खुशी मिलती है तो उस समय कैसा लगता है? जिंदगी में कोई भी उपलब्धि मिली तब कैसा लगता है? फिर क्या मन करता है? चल के अपनों को बताऊं। और जिसके अपने नहीं होते वो क्या करता है? आज मेरी मां जिंदा होती, आज मेरा बाप होता। तो कोई भी खुशी है उसको शेयर करते हैं तो ही खुशी जैसी लगती है। इसका मतलब है हमको संबंध की स्वीकार्यता है कि नहीं है? है। संबंध में जीने की योग्यता है क्या? संबंध की स्वीकार्यता है, संबंध में जीने की योग्यता नहीं है। इस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल हो गया। क्या करें? आदमी के बारे एक चीज समझ में आती है, एक चीज तो समझ में आती है, जैसा ये मानता है वैसा ये जीता है। एक बात फिक्स है, जिसको दोस्त मानता है उसके लिए दोस्त जैसा बिहेव करता है, जिसको दुश्मन मानता है उसके लिए दुश्मन जैसा बिहेव करता है ना? जैसा मानता, सॉफ्टवेयर के अनुसार हार्डवेयर काम करता है। एक बात समझ में आ गया। तो मानव का आचरण संस्कार विधि से निश्चित होता है। संस्कार का मतलब है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार हैं। जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। मेरी वो स्वीकृतियां जिसको मैंने अपने जीने के लिए स्वीकार रखा है, बोलने के लिए नहीं। बोलने की स्वीकृतियां अलग हैं, जीने की स्वीकृतियां अलग हैं। जीना मेरी चेतना के साथ जुड़ जाता है, वहां गोलमाल नहीं कर सकता। बढ़िया, ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है? जीने के अर्थ में स्वीकृतियों का मतलब है, देखो घर में कभी कभी सुनते हो ना, बाहर तो तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, घर में तुमको क्या हो जाता है? क्या 10 दिन में ही सुन लिया? एक मैडम शिविर में बोलती है, आपको कैसे पता चला हमारे घर के बारे? तो मैं, सबके घर एक ही जैसे होते हैं। तो ये क्या चीज है? बाहर में व्यवहार क्यों अच्छा कर लेता हूं? क्योंकि बाहर में बनावटी व्यवहार कर सकता हूं। घर में कैसा होता हूं? जैसा हूं वैसा ही होता हूं। इसलिए मैं 2-4 घंटे कोई एक्टिंग कर सकता हूं, लेकिन घर में तो मैं 24 घंटे रहता हूं। तो घर में मैं वही कर सकता हूं जो मैं होता हूं। इसलिए घर में ज़्यादा समझ की ज़रूरत है, बाहर कम समझ से भी काम चल जाता है। बाहर लोग हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं, घर में शिविर चलता ही नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा, आचरण लाओ, माल लाओ असली वाला। असली माल है नहीं,
इसलिए घर में मुश्किल होती है। इसलिए बहुत लोग समाज सेवा इसलिए भी करते हैं ताकि घर में कम से कम रहना पड़े। हाँ जी, तो जितनी चर्चा हमने की उससे हमारी क्लैरिटी ये बन गई कि नेचर में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है और मानव की भी व्यवस्था के बारे एक झलक मिली। इसका मतलब ये हुआ, देखो काम की बात, यदि मानव का मानना नेचुरल हो जाए तो उसका बिहेवियर भी नेचुरल हो जाए। नेचर में क्या स्थिति है, जितने भी नेचुरल एंटिटीज हैं उन सब का एक नेचुरल बिहेवियर है बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट। प्रकृति में जितनी भी इकाइयां हैं वो प्रकृति की हैं, प्रकृति में हैं, प्राकृतिक हैं। सभी प्राकृतिक इकाइयों का एक प्राकृतिक बिहेवियर है। मानव भी एक नेचुरल एंटिटी है, लेकिन मानव अपने नेचुरल होने को, मानव अपने नेचर को नहीं पहचानता है। मानव ने अपने बारे कुछ मान लिया है, मैं शरीर हूं ये मान लिया है, शरीर मान के पूरा बिहेव करता है ना। और उसके बाद गाड़ी जहां जानी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मानव का मानना गड़बड़ है। हाँ जी, देखिए क्या हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव का मानना गड़बड़ है। यदि मानव का मानना बदल जाए, उसका ये मानना जानना हो जाए, उसका ये मानना उसका जानना हो जाए, सृष्टि जैसी है वैसा जानना हो जाए, तो उसका जीना हो जाए। बढ़िया। अरे कहाँ बढ़िया, चेहरे से तो नहीं लग रहा है। बात पहुंची कि नहीं पहुंची? क्या बोला कि मानव जैसा मानता है वैसा जीता है। किसी को दोस्त मानता है तो दोस्त के जैसा जीता है, दुश्मन मानता है तो दुश्मन के जैसा जीता है, स्वयं को शरीर मानता है तो शरीर के साथ जीता है। अभी मानव का मानना कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? हमने जिंदा रहने को जीना माना है, जीने की हमारी क्लैरिटी नहीं है। हम संवेदनहीन हैं कि संवेदनशील हैं, हम संज्ञानशील नहीं हैं, हम भाव और विचार की दुनिया को नहीं समझते। इसका मतलब है यदि मानव का जानना कंप्लीट हो जाए, तो मानव का मानना कंप्लीट हो जाए, तो उसका जीना कंप्लीट हो जाए, तो उसका बिहेवियर भी नेचुरल हो जाए। ये संभावना हमको दिखाई देती है, क्योंकि ये हमको ध्यान में आ गया कि मानव जैसा मानता है वैसा जीता है। मानने में कमी है इसलिए जीने में कमी है। मानना कंप्लीट हो जाएगा तो जीना कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा नेचर में व्यवस्था को देखते हैं। देखो, नेचर में व्यवस्था को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है। जैसे भी मिट्टी होती है उसके ऊपर पेड़ पौधे पैदा होते हैं, और वे पेड़ पौधे मरने के बाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को और बढ़ा देते हैं। तो यदि मिट्टी के जीने की चर्चा कर रहे हैं तो मिट्टी का जीना कैसा है? मिट्टी के जीना, मिट्टी का जीना मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ रही है? मिट्टी का जीना कैसे हो रहा है? वो पेड़ पौधों के जीने में सहयोगी है। वो मिट्टी पेड़ पौधों के जीने में सहयोगी है, उसके सहयोग के फल में मिट्टी का जीना हो जाता है। बढ़िया। नेचर में जीने का एक स्वरूप हमने देखा। तो नेचर में जीने का स्वरूप देखा तो क्या ठीक लगता है? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, या जीने दो और जियो। इसको और ठीक करते हैं तो पता चलता है जीने देना ही जीना है, जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। मानव में खाना पीना जीना नहीं है, पशु में खाना पीना जीना है। मानव में चूंकि सोचने की क्षमता है, तो मानव में जीने का स्वरूप देने देना ही जीना है। क्या मतलब? क्या मतलब? जीने देना मतलब, जीना मतलब भाव और विचार। मानव के जीने की बात करेंगे, सीधा स्टेशन गाड़ी वहीं पहुंचेगी। भाव और विचार।
मेरे भाव और विचार सही हैं, सुखदाई हैं, इसका पता कैसे चलेगा? जीने देने में। उतना ही मैं दूसरों के जीने में हस्तक्षेप नहीं करता, उतना ही मैं दूसरों के जीने में सहयोगी हो जाता हूं, और दूसरे इस जीने को स्वीकारते ही हैं, दूसरे इस जीने को स्वीकारते हैं तो मेरी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। सूत्र क्या है? हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है, हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। और मेरी सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? एक मानव की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है उसके लिए? अरे दूसरे के उपयोग में तब आएगा जब सही होगा। तो पहले पता चला मेरा खुश रहना मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी उपयोगिता है। मेरा खुश रहना मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी, और यह काम मेरे लिए मैं ही करूंगा कि मेरा पति करेगा, कि मेरा भाई करेगा, कि मेरा गुरु करेगा? यह काम मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है मेरे लिए। तो मेरे भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो जाएं, ये पुरुषार्थ, ये काम मैं ही मेरे लिए कर सकता हूं, दूसरा मेरे लिए ना मेरा पति कर सकता, ना मेरा बेटा कर सकता, ना मेरा गुरु कर सकता। वो मेरे को मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन फाइनली मेरे भाव और विचार का सुखदायी हो जाना ये मेरा ही पुरुषार्थ है, ये मेरा ही काम है। ऐसा हमारा ध्यान में चला गया। यदि मैं ऐसा हूं तो मैं दूसरे के जीने के लिए सहयोगी हो सकता हूं। तो जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। नेचर में ऐसा है। यदि पेड़ पौधों को देखें तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी पेड़ पौधों को खाते हैं, वापस पेड़ पौधों के जीने के लिए वातावरण बनाते हैं। पशु पक्षी मर गया, वापस पदार्थ हो गया। पेड़ पौधा मर गया, वापस पदार्थ हो गया। मानव का शरीर मर गया, वापस पदार्थ हो गया। पदार्थ और पेड़ पौधे एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। मानव के जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है वो पेड़ पौधे से मानव को मिला। मानव के जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है वो पदार्थ से हमको मिला। मानव के जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है वो पशु से हमको मिला। मानव ने क्या लौटाया? मानव पेड़ पौधे के साथ जिया तो आधी प्रजातियां गायब हो गईं। मानव धरती के साथ जिया, है ना, धरती के साथ जिया तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया। मानव पशु पक्षी के साथ दिया तो उनका अस्तित्व ही खतरे में है। जगह जगह से शेर लाने पड़ रहे, शेर इंपोर्ट कर रहे। यह है मानव का करतूत। तो मानव की एंट्री इस प्लेनेट पे ऐसे होती है जैसे फिल्मों में विलेन की एंट्री होती है ना। और पढ़ा लिखा मानव, ये सारी ग्लोबल वार्मिंग, संसार, अब मानव कहीं भी है तो क्या स्थिति है? मानव कहीं भी है तो किसी परिवार में ही पैदा होता है। मानव कहीं भी है तो परिवार में ही पैदा होता है। विश्व के सारे परिवारों को एक साथ समाज बोल रहे हैं। ये समाज ठीक से चले उसके लिए हमने कुछ मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं। मानवकृत व्यवस्था जो मानव ने ही बनाई है। क्या बनाया? हमने एजुकेशन सिस्टम बनाया, हमने हेल्थ सिस्टम बनाया, हमने जुडिशरी, है ना, न्यायालय बनाया, हमने और क्या बनाया? धर्म बनाया, और क्या बनाया? राजनीतिक व्यवस्थाएं बनाई, है ना। ऐसा हमने कुछ कुछ बनाया। ऊपर वाले सर्किल में कितने क्वेश्चन मार्क? ऊपर वाले सर्कल में कितने क्वेश्चन मार्क? 1, 2, 3। नीचे वाले सर्किल में जैसे जैसे बच्चा जवान होता है उसको लगता है माँ बाप मेरे को समझ नहीं रहे, माँ बाप को लगता है बिगड़ गया है, परिवार को लगता है समाज का अध्यक्ष गड़बड़ है, अध्यक्ष को लगता है परिवार गैर जिम्मेदार हैं। युवा से पूछो समाज के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, वो कहता है दिया ही क्या है। कविता है, कविता। एक और जो खतरनाक मामला ये है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आने वाली पीढ़ियों में हमारी तमाम व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? चाहे एजुकेशन सिस्टम है, चाहे हेल्थ है, चाहे न्यायालय है, कि धर्म है, कि व्यवस्थाएं हैं, कि पुलिस है, तमाम चीज़ों के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है?
ये एक सोचने लायक बात है। यदि आने वाली पीढ़ियों का हमारी तमाम व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास घटता है तो उनका सम्मान किसके प्रति होगा? यदि उसका सम्मान किसी के प्रति नहीं होगा तो उसके लक्ष्य क्या होंगे? और यदि कोई लक्ष्य नहीं होगा तो वो दिशाहीन कैसा होगा? वो रिबेलियन होगा, विद्रोही होगा। परिवार में बच्चों ने विद्रोह कर दिया है कि नहीं कर दिया है? परिवार में विद्रोह हम देख रहे हैं। इससे ये समझ में आया नीचे कितने क्वेश्चन मार्क? नीचे सारा ही क्वेश्चन मार्क। तो संसार में दो ही प्रॉब्लम है, एक ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानी जाती है, दूसरी फैमिली वार्मिंग के नाम से जानी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग में पढ़े लिखे लोगों का योगदान ज़्यादा है कि अनपढ़ लोग का योगदान ज़्यादा है? विकसित देशों का ज़्यादा है कि अविकसित देशों का ज़्यादा है? विकसित कहा जाए कि अविकसित कहा जाए? पूरे विश्व में भाई साहब मात्र 5-10 साल की बात है, यदि ये सक्सेस के पैरामीटर्स बदलने लगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बदलने लगा, इसकी परिभाषा अभी भूटान बोलता है, उसकी कोई सुनता नहीं है बेचारे की, छोटा देश है ना। हैप्पीनेस इंडेक्स की जैसे ही बात होने लगी और मानव की क्वालिटी की जैसे ही बात होने लगी, पूरे विश्व के पैरामीटर्स बदलने लगेंगे। भाई आप खुश हो तो अपने परिवार में आप क्यों नहीं जी पा रहे हो? यदि आप इतने विकसित हो, है ना, आपने सारी व्यवस्थाएं ठीक कर डाली हैं, पूरे विश्व को आप चला सकते हो, अब घर क्यों नहीं चला पा रहे? मेरे लिए आश्चर्यजनक था। यही वो कंट्रीज है जिन्होंने पूरे विश्व को इन्वेड किया है। स्पेन, पुर्तगाल, हम अपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ते थे हिस्ट्री में पुर्तगाल की कॉलोनियाँ, और फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क का तो मैंने नहीं सुना कभी, जर्मनी, पोलैंड, है ना। इन सब का हाल देखो, मैं तो इस सब का एक साथ देखा। 91.5% से शुरू होता है पुर्तगाल, और नीचे कम से कम आते आते 48.5% किसी कंट्री का है। लगभग सभी कंट्रीज में 100 में से 50% डिवोर्स रेट चला गया। यार इतने समझदार हो तो परिवार क्यों नहीं चल रहा है? हमने क्या चीज को विकास माना? हम तो केवल सड़कों तक सीमित हो रहे, पर कैपिटा इनकम तक सीमित हो रहे। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार नहीं है किसी कंट्री में तो ये अच्छी बात है, और मेरे को लगता है वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें ठीक होंगी ही, हो ही रही हैं। लेकिन असली बात कहाँ आएगी, है ना। और ये भी एक सोचने की बात है कि साइंटिफिक इनोवेशन ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री में क्यों हुए या बाहर क्यों हुए? क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ टफ थी, उनको रास्ते निकालने की ज़रूरत थी। यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। बढ़िया इतना मौसम, खा पी के बढ़िया मस्त, ना खाने की कमी ना पीने। बस्तर में तो कमाने की भी कमी नहीं है, जंगल ही देता है। बढ़िया साल में कुछ ले आओ, कुछ खा लो, कुछ बेच लो, बाकी अपना काम चल गया। तो यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी थीं जिसमें कुछ नया सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहाँ 8 महीने बर्फ़ पड़ रही, जहाँ ज़मीन ही नहीं है खेती के लायक, जहाँ अनाज ही नहीं उगेगा, है ना, ऐसे तमाम कंट्रीज़ की जितनी टफ सिचुएशन थी, उनकी टफ सिचुएशन में टेम्परेचर मेंटेन करना, अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए उनको तमाम सोचना उनकी आवश्यकता थी। हमने क्या सोचा? इससे हमको वो भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स खत्म होगा कि यार हम क्यों नहीं सोच पाए। हमने क्या सोचा? हमको खाने पीने की चिंता ही नहीं थी। खाने पीने की चिंता नहीं थी तो किसी को लूटने की भी आवश्यकता नहीं थी। किसी को लूटने की आवश्यकता नहीं तो करते क्या? तो हमने सोचा यार सृष्टि चल कैसे रही है। आत्मा परमात्मा को लेके, इस सृष्टि के रहस्यों को लेके आदमी की, आप सोचो तो सही, मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूं। हम आज 2022 में इंद्रियों से जूझ रहे हैं। हजारों साल पहले लोगों ने देख लिया यार इंद्रियों में जीना नहीं है, इंद्रियों को आदमी नियंत्रित कर सकता है, और आदमी वो ताकत है जो किसी समाधि तक पहुंचा। समाधि वो ताकत है जहां आदमी निर्णय पूर्वक मन के व्यक्त होने को रोक देता है। ये बहुत अद्भुत काम है, ये आसान काम नहीं है। हमने वो पुरुषार्थ कर डाला, है ना। और तमाम जो कुछ भी, बहुत सारा साइंटिफिक भी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी आई, हमने ध्यान नहीं दिया।
आयुर्वेद जैसी चीज़ को हमने कितना विकसित किया। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ ज्ञान पक्ष विकसित हुआ, मानव को लेके ज्ञान पक्ष विकसित हुआ, शरीर को लेके कोई ज्ञान पक्ष विकसित हुआ, है ना। और हमको डॉक्यूमेंटेशन करने की और उसको मार्केटेबल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ज्ञान को हमने हमेशा सबकी वस्तु माना, इसलिए हमारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। क्योंकि हमने जब कोई चीज़ को बेचना है तो फिर उसको अलग तरह से पैक करना पड़ता है। जब मानवता के लिए उपलब्ध, जैसे जीवन विद्या कंटेंट इतना पावरफुल है, जैसे दिल्ली में हमने जब काम किया तो दिल्ली में तो खास करके ये आदत है, जब तक वो अमेरिका से सीख के नहीं आएगा उसको लगता ही नहीं है कि कुछ काम हुआ है ना। तो सारे टीचर्स को सिंगापुर, फिनलैंड, ऑक्सफोर्ड, यहाँ वहाँ सब जगह जाओ, सब जगह जब होके आ जाते तब उनको शिविर करवाते थे। उसके बाद वो कहता था कि नहीं यार ये कंटेंट तो ज़्यादा पावरफुल है। तो उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस आया कि पूरे वर्ल्ड में घूम के हम जो कुछ भी कंटेंट के नाम पे देख रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें एप्रिशिएबल हैं, लेकिन जिस तरह से ये कंटेंट सामने आता है, जिस समग्रता के साथ, टोटलिटी के साथ में जिंदगी को व्यक्त करता है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। तो उसको भरोसा हुआ नहीं अपने ज्ञान में भी कोई दम हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कहां से ये बात निकल आई है? हाँ, पढ़े लिखे लोगों, ये पढ़े लिखे लोग आने से ना बहुत तंग किया है लोगों ने, माँ बाप ने भी बहुत तंग किया बच्चों को। तो मेरे को लगता है कि फिर से रिडिफाइन, तो पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग कहाँ ज़्यादा है? जहाँ हम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए। इसका मतलब है, मैं पढ़ाई लिखाई को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में और भी कुछ शामिल होने की ज़रूरत है ताकि हम उसको हैंडल कर सकें। ब्रेक, एक छोटी सी घटना शेयर करता हूँ, फिर ब्रेक करते हैं। मेरे को लगता है कि आपको सुन के अच्छा लगेगा, कुछ संदर्भ याद आ जाते हैं। मैंने गुजरात में एक शिविर किया और पुलिस एकेडमी गुजरात के साथ था, जिसमें 3 IPS ऑफिसर, 70 DSP, 60 DSPs और 80 पुलिस इंस्पेक्टर, ऐसा एक शिविर था। वहाँ पुलिस एकेडमी के जो DG थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर किया। कभी कभी मैं भी किन्हीं सभाओं में जाता हूँ तो उसको इस्तेमाल करता हूँ। वो बेसिकली पंजाब के रहने वाले थे, अतुल करवल, अभी हैदराबाद पुलिस एकेडमी के DG हैं शायद। तो वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद IRS हुए, उसमें मन नहीं लगा, IPS हो गए, उनकी वाइफ IAS थी, और वो एवरेस्ट पे चलने वाला भारत का पहला IPS ऑफिसर, और खुद में ब्लैक कैट कमांडो। तो उन्होंने 2 बातें अच्छी बोली। बोले एक IPS को देश में जितना सम्मान मिल सकता है उससे अधिक मैंने पाया है, पर मेरे भीतर कोई एक कोना है जो उतना ही खाली है जो कभी पहले खाली था, वो कोना नहीं भरा है। और वो कोना भरने के लिए मैंने एवरेस्ट चढ़ने से लेके और ब्लैक कैट कमांडो होने से लेके तमाम काम किए। नॉर्मली पुलिस एकेडमी की पोस्टिंग जो है काला पानी होती है, वहाँ मलाई नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने बाई चॉइस ये पोस्टिंग लिया है क्योंकि मेरे को सिखाने में मज़ा आता है। पर बोले मेरा एक दर्द है, दर्द ये है कि जिन लोगों को हम यहाँ हथियार, फॉरेंसिक और कानून और तमाम ट्रेनिंग देते हैं, ये इस ट्रेनिंग का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेंगे कि शोषण के लिए करेंगे, ये हम नहीं कह सकते। ये उनका दर्द है। अब ये दर्द उनका है कि हम सबका है। हम अपने बच्चों के साथ लाख हमने जो भी कोशिशें की हैं, हम नहीं कह सकते कल संबंध कैसे रहेंगे। क्यों हमको ये अधिकार नहीं आ रहा है ना? एक माँ बाप क्या इस बात को गारंटी से कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसा करेंगे कि जिंदगी भर हमारे संबंध ठीक रहेंगे? इसकी निश्चितता है। ये कहने का कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है। इसका मतलब है चाहे एक माँ बाप ने मेहनत किया, चाहे एक टीचर ने मेहनत किया, चाहे इंजीनियर बना, कि वो डॉक्टर बना, कि वो IAS बना, वो अपनी स्किल का उपयोग समाज के शोषण के लिए करेगा कि पोषण के लिए करेगा, ये हम नहीं कह पा रहे। 20 साल एजुकेशन में लगाने के बावजूद हम एक बच्चे के बारे में ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ इसका आचरण ठीक रहेगा। 20 साल 6 घंटा रोज, 20 साल 6 घंटा रोज देने के बाद भी हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कह सकें कि मेरे स्कूल से निकला बच्चा ठीक आचरण करेगा। इस बात की ज़रूरत है कि नहीं? इस बात की ज़रूरत तो है ही है, ये संभव भी है ही है।
5 दिन भी शेष है ही हैं, अभी ब्रेक का समय है ही है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।